जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है आओ ब्रह्मांड को जाने, नो द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के बारे में इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड की बात आती है तो उसमें आकाशीय पिंड, तारे, ग्रह, उपग्रह, सारी चीजों की बात आती है। तो इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आकाशीय पिंड, तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत गर्मी लगता है तो रात में गर्मी से बचने के लिए हम छत पे सोने चले जाते हैं, या फिर शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है बाहर, तो उस समय हम छत पर बैठते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है कुछ बच्चों के साथ। गर्मियों की रात थी, राजू, महेंद्र और रीता छत पर सोने चले गए और उनकी नज़र खुले आसमान पर पड़ी। तो जब हम लेटे लेटे छत पर ऊपर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो वहाँ बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो रीता ने पूछा कि दिन में ये तारे हमें क्यों नहीं दिखते? दिन में तो सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है, और दिन के समय हमें क्या है, सिर्फ सूर्य दिखा देते हैं। लेकिन बाकी जो तारे हैं जो रात में हमें दिखाई देते हैं, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए, वे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आता होगा। तो दूसरे दिन तीनों ने ये बातें अपनी शिक्षिका से पूछा। तो शिक्षिका ने कहा कि आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा है, आइए आज इन्हीं बातों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। तो शिक्षिका इस विषय को विस्तार से बताती हैं। देखिए, रात्रि का आकाश कैसा दिखता है, ऊपर चांद दिख रहे हैं, बहुत सारे टिमटिमाते तारे दिखते हैं और बच्चे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो शिक्षिका बच्चों से कहती है कि आकाश में तारे ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से पिंड हैं, और इन्हीं पिंडों के कारण आसमान बहुत आकर्षक दिखाई देता है। और आपने भी देखा होगा, रात का आसमान ऐसा लगता है जैसे लाखों दिए जगमगा रहे हों, और बड़ा ही सुंदर लगता है वो दृश्य, है ना। जब साफ आसमान हो, बादल ना हो, तो वैसे समय में टिमटिम करते तारे लगते हैं कि हजारों लाखों दिए जला दिए गए हैं। आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। और टिमटिमाने का क्या अर्थ है कि कभी ये ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं और कभी कम। तारों के टिमटिमाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण हम आगे जानेंगे। तो कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो तारे तो टिमटिमाते हैं, कभी उनका प्रकाश अधिक लगता है, कभी कम लगता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, तो ये टिमटिमाते नहीं हैं। रात्रि में आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त जो चमकीला पिंड है वो चंद्रमा है, मतलब चांद है। तो सबसे चमकीला कौन दिखता है? चांद सबसे चमकीला दिखता है। और तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या है? उसके अंतर्गत तारे भी आएंगे, ग्रह आएंगे, चंद्रमा आएंगे, और आकाश के बहुत सारे दूसरे जो पिंड हैं वे सारे पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। तारे और ग्रहों में एक अंतर है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो तारे तो टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका अपना प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वे टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वे हमें कैसे दिखाई देते हैं? तो आपने प्रकाश पढ़ा था कि किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराती है और फिर वापस हमारे आंखों तक आती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यही होता है जब तारों का प्रकाश जाकर ग्रहों से टकराता है और वापस हमारे
आंखों में आता है, तभी हमको ग्रह दिखाई देता है। तो ग्रह क्या करते हैं? बस तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तो सारे ग्रहों की स्थिति क्या है? बदलती रहती, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपग्रह भी खगोलीय पिंड है। तो जो उपग्रह है, ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो जो उपग्रह है वो भी खगोलीय पिंड है। मतलब आसमान में जो भी पिंड है वे सारे क्या है? खगोलीय पिंड हैं, जो ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। चंद्रमा भी ऐसा ही एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखेंगे सौर परिवार, सोलर सिस्टम। तो सूर्य के बारे में आप जानते हैं, सूर्य हमें दिन के समय प्रकाश देता है और धूप भी देता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। तो सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। तो सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं, वे सारे पिंडों को मिलाकर क्या बनता है? सौर परिवार बनता है। और इस परिवार में शामिल पिंड हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह, तो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, एक उनका निश्चित रास्ता है। तो ये रास्ता क्यों फिक्स किया हुआ है? ये एक बल के कारण, एक आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण वो एक ही रास्ते पर लगातार चक्कर लगाते हैं। और वो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम किसी चीज को यदि आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो धरती की तरफ गिरता है। पेड़ से पका फल हमेशा कहाँ गिरता है? जमीन की ओर गिरता है, ऊपर आसमान की ओर नहीं गिरता है, क्योंकि जमीन उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े हैं। और यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम हवा में तैरते रहते। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमको अपनी तरफ खींचे रखता है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। हमारे पेड़ जो है पृथ्वी पर टिका है, वरना हम हवा में उड़ते रहते। और इसी आकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यही आकर्षण बल है जिसके कारण जो पिंड है वो एक रास्ते में, एक निश्चित रास्ते में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य भी एक तारा है क्योंकि उसका अपना प्रकाश है। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। तो सूर्य के जो 8 ग्रह हैं वो दूरी के अनुसार इस प्रकार है। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। तो जो पृथ्वी की दूरी है बहुत अनुकूल दूरी है सूर्य से, क्यों? ना अधिक ताप ना अधिक ठंडा, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव है। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सूर्य से दूरस्थ ग्रह था, सबसे दूर का ग्रह था प्लूटो। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया और उसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन खगोल शास्त्री नवे ग्रह की खोज में जुटे हैं। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहते हैं। प्लूटो पहले सौर परिवार में शामिल था, 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। जब 2006 में
खगोलीय जो पिंड है संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो ग्रह की परिभाषा है वो बदल गई, तब प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया। प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम इस धारणा को गलत बताया। तो पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन जो निकोलस कोपरनिकस थे उन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। सूर्य एक तारा, सन जो है एक तारा है। यह सब हमसे निकटतम तारा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जितने भी ग्रह हैं सौर परिवार में 8 ग्रह, सबके लिए सूर्य ही प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। देने का काम कौन करता है? सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। जैसे सूर्य एक तारा है वैसे ही बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में है, लेकिन जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, लेकिन वे पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। बाकी तारे क्या हैं? बहुत दूरी पर हैं, लेकिन सूर्य जो है निकट है, इसलिए वे हमें बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं। तो जो आकाश में तारे दिखते हैं छोटे छोटे बिंदु के जैसे दिखते हैं, तो क्या वो इतने छोटे हैं? नहीं। तो हम कोई चीज को जब देखते हैं तो जो वो चीज जितनी सामने होती है हमारे आंख के, वो उतनी बड़ी लगती है, लेकिन वही चीज जब दूर चली जाती है तो हमको छोटी दिखने लगती है। तो यही कारण है कि तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं, जिसके कारण वे छोटे दिखाई देते हैं। तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं। तो क्या रात में तारे आते हैं और दिन के समय क्या कहीं चले जाते हैं? ऐसा नहीं है, वे हमेशा जहां हैं वही हैं, लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो तारे, बाकी जो तारे हैं उसके प्रकाश के कंपेयर में जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसके कारण जो बाकी तारे हैं वे हमको दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य कितना गर्म है। अब देखते हैं एक तारा जिससे हमें दिशा का पता चलता है, वो है ध्रुव तारा। तारे समूह का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता लगता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो जो तारे होते हैं उनकी गति कैसे होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य भी पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो आप सबको पता है कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो इसी तरह बाकी तारे की जो गति है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होती है, लगती है। तो आपको याद होगा कि जब आप तेज चलती हुई बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो निकट के जो वृक्ष होते हैं वो पीछे जाते प्रतीत होते हैं। तो आप जब बस आगे तरफ जाती है तब किनारे जो पेड़ लगे होते हैं वो लगता है कि जैसे पीछे की ओर जा रही, परंतु वास्तव में जो पेड़ है वो क्या है? स्थिर है। वो तो गति नहीं कर रहे, पेड़ तो नहीं चलते हैं, इसलिए वो स्थिर हैं। तो वही स्थिति होती है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं पूर्व से पश्चिम नहीं जाते हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो लगता है कि जैसे बाकी तारे उल्टे दिशा में जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमें लगता है तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। अब है ध्रुव तारा, पोलर स्टार। आकाश में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है और यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि ध्रुव तारा एकदम स्थिर है। बाकी तारे तो लगता है कि जैसे गति कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा को लगता है कि वो एक जगह में स्थिर है। ध्रुव तारे की अटलता को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। तो एक छाता लेंगे, उसको खोल लेंगे।
कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाएंगे। कागज का तारा बनाकर रखेंगे 10 से 15। तो छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाएंगे और जो छाते का केंद्रीय है वहां पर एक तारा यहाँ चिपका देंगे, ठीक है, और बाकी तारों को दूसरे जगह चिपकाएंगे। और छाते के प्रत्येक तार के सिरे के निकट कपड़े पर कुछ अन्य तारे चिपकाएंगे और जो हर जगह ये तार लगे हैं उसके सिरे पर एक एक तारे यहाँ चिपकाते जाएंगे। और छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति वाला तारा स्थिर प्रतीत होता है। तो जो केंद्र में तारा है ये तारा ये स्थिर मालूम होता है, लेकिन और बाकी तारे क्या होते हैं, लगता है जैसे गति कर रहे हैं। और यही स्थिति ध्रुव तारे की है, इसलिए वह अटल एक जगह पर प्रतीत होता है, क्योंकि वो एकदम अक्ष पर स्थित है। जैसे ये छाते में क्या है, ये अक्ष पर तारा है इसलिए वो स्थिर लग रहा है और बाकी तारे जैसे गति कर रहे हैं। तारामंडल आसमान में पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल क्या है, कुछ तारों का समूह है जिनका एक आकृति है, तो ये क्या कहलाते हैं, तारामंडल। कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल इस प्रकार हैं। तो एक पहला है बृहद सप्तर्षि तारामंडल, ठीक है, तो इसे आप आसमान में जरूर देखते होंगे। तो आप इसे फरवरी से मई माह के बीच रात्रि के प्रथम पहर में उत्तर दिशा के आसमान में देख सकते हैं। कब दिखेगा, ये फरवरी से मई महीने के बीच में रात्रि के प्रथम पहर में। और कहाँ दिखेगा, उत्तर के दिशा में। इस तारामंडल को ग्रेट बियर अथवा बृहद सप्तर्षि भी कहते हैं। इसमें 7 तारे सुस्पष्ट तारे होते हैं, तो इस तरह की चम्मच जैसा आकृति होता है। तो ये जो तारे हैं देखिए, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट पोलर भी कहा जाता है, ग्रेट बियर, ठीक है। तो जो ग्रेट बियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसकी आकृति जैसे ये तारेमंडल की आकृति भालू जैसा है ना, भालू को बियर कहते हैं, इसलिए इसको ग्रेट बियर या बृहद सप्तर्षि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे स्पष्ट तारे दिखते हैं ये है 7 तारे, ठीक है, सप्तर्षि तारामंडल। तो ये तारामंडल तो सभी बच्चे जरूर देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। ये हो गया ग्रेट बियर। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी और प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। तो ये कैसा लगता है कि बड़ा एक कलछी है या फिर प्रश्न का चिन्ह, इस तरह के प्रश्न के चिन्ह जैसा प्रतीत होता है ना। तो इस कलछी या हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे हैं। कटोरी में 4 तारे हैं और इधर कलछी में और बाकी तारे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा सा कलछी है या कटोरी है। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसको कहाँ देखा जा सकता है, उत्तर दिशा में। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे के स्थान का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो जो सप्तर्षि तारामंडल है वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। बृहद सप्तर्षि के 2 सबसे चमकीले तारे को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारा को इंगित करता है। तो जो 2 तारा है इससे क्या हुआ, सीधा उत्तर की तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ध्रुव तारा दिखाई देगा। उत्तर की दिशा में सबसे चमकीला जो तारा है वही है ध्रुव तारा। इसके बृहद सप्तर्षि की जो गति है वो इस तरह से घूमती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब देखेंगे लघु सप्तर्षि या ध्रुव मत्स्य। तो इसे भी गर्मियों की रात में जब आसमान साफ हो तो उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। बृहद सप्तर्षि को भी उत्तर दिशा में देखा जा सकता है, लेकिन उसको ठंड के समय। लेकिन ये जो लघु सप्तर्षि है इसको ग्रीष्म की गर्मियों की रात में देखा जा सकता है। इसमें भी 7 तारे होते हैं जो बृहद सप्तर्षि के
तारों की तुलना में कम चमकीले होते हैं। तो जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल के जो तारे हैं वे ज्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन लघु सप्तर्षि के तारा जो हैं वो कम चमकीले होते हैं। इन 7 तारों में एक तारा ध्रुव तारा होता है। तो ये जो लघु सप्तर्षि का तारा है उसमें जो एक तारा है वो ध्रुव तारा है, इसलिए इसे ध्रुव तारामंडल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो तारामंडल है वृश्चिक, और यह भी गर्मियों के समय दिखाई देने वाला तारामंडल है। इसमें 7 तारे होते हैं और इनकी जो आकृति है वो बिच्छू के समान है। जैसे ये देखिए ऐसे घुमा हुआ दिख रहा है ना, ये है वृश्चिक तारामंडल और इसकी आकृति कैसा लग रही है, जैसे बिच्छू होता है ना उस तरह का आकृति है। अब नेक्स्ट है मृग या व्याघ्र तारामंडल। तो यह सर्दियों की मध्यरात्रि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ तारे गर्मियों में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं और कुछ तारे सर्दियों में। तो जो बृहद सप्तर्षि है वो सर्दियों में दिखाई देता है और ये जो मृग या व्याघ्र तारामंडल है ये भी सर्दियों के मध्यरात्रि में दिखाई देता है। इसमें भी 7 या 8 तारे हैं जो अत्यंत चमकीले हैं। देखिए इसमें जो मृग तारामंडल है, देखिए इसमें 8 तारे हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले हैं। ये इसका आकार कैसा है, या फिर व्याघ्र जैसे युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है सिपाही, वैसा चित्र इसमें अंकित है। तो इसके मध्य में 3 तारे शिकारी की बेल्ट या कमरबंद को निरूपित करता है। जैसे ये जो शिकारी है उसका कमरबंद, ये जो बीच में 3 तारा लग रहा है कि उसका बेल्ट है, कमरबंद। और 5 अन्य चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये जो बाकी है ये क्या है, चतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है। तो इसके मध्य के 3 तारे से होकर गुजरने वाली रेखा के अनुदिश पूर्व में एक चमकीला तारा दिखाई देता है जिसे सीरियस कहते हैं। इसका बीच में जो तारा है 3, उससे जो आप सीधी एक लकीर खींचेंगे तो वो रेखा का अनुदिश पूर्व की दिशा में एक चमकीला सा तारा दिखाई देता है, वो हो गया सीरियस तारा। ठीक है। अब 5वां नंबर है शर्मिष्ठा। यह सर्दियों के रात्र में प्रहर जो प्रथम पहर है उसमें दिखाई देता है और ये अंग्रेजी के W तथा M के बिगड़े रूप की तरह प्रतीत होता है। मतलब पूरा स्पष्ट नहीं, जैसे कोई नया बच्चा पहले सीख रहा है अक्षर लिखना तो उसका क्या है, अक्षर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, तो वैसे बिगड़े हुआ प्रतीत होता है कि बिगड़ा हुआ W तथा M। तो इसमें 5 तारे होते हैं और वास्तव में किसी भी तारामंडल में बहुत से तारे होते हैं, लेकिन आपकी जो आंख है, हमारी जो आंख है, उससे 5 से 7 चमकीले तारे ही दिखाई देते हैं और बाकी तारे हम उतने स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ये देखिए क्या है, शर्मिष्ठा तारामंडल। ये जैसे एक लड़की बैठी हुई है चेयर में, तो इसमें क्या है, ये 5 चमकीले हुए तारे ही हम देख पाते हैं। और इसकी आकृति कैसे है, जैसे W या फिर M। कोई बच्चा लिखने का कोशिश कर रहा है M और उससे इस तरह का हो जा रहा है, तो ये है शर्मिष्ठा तारामंडल। तो इस तरह से आपने जाना कि अलग अलग तारामंडल के बारे में और उनकी जो आकृति है उसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो बाकी भाग है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।